आप सभी लोगों को नमस्कार। सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय इतिहास का हम लोग आज छठा लेक्चर ले रहे हैं। 7 लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने बांटा था और अगला अंतिम लेक्चर होगा जो कि प्राचीन भारत इतिहास का होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास को 7 लेक्चर में बांटा था हमने। हम लोग लास्ट लेक्चर जो किए थे मौर्य वंश पढ़े थे। मौर्य वंश के विषय में बहुत सारी जानकारी ली गई। बहुत सारी जानकारी नहीं जो मिल पाई होगी आपको वीडियो से, आप अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, उनसे निकल कर आएंगी सामने। क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, तभी आपके प्रश्न परीक्षा में आप हल कर पाएंगे। अब हम लोग आज अपना छठा लेक्चर लेते हैं, क्लास 6। इसमें जो है हम 2 टॉपिक पर केंद्रित होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मौर्योत्तर काल को देखेंगे और फिर मौर्योत्तर काल में कुछ चीज़ें एक्चुअली हुआ क्या, मौर्य वंश के बाद उत्तर भारत की जो राजनीतिक एकता थी वो नष्ट हो गई। छोटे छोटे राज्य जगह जगह उदित हो गए। उन छोटे छोटे राज्यों में कुछ राज्य देश से उभर कर आए। उसी दौरान में जब राजनीतिक एकता विखंडित हुई, कुछ ऐसी कंडीशंस थी, पश्चिमी भारत जो अफगानिस्तान के उस पार का एरिया है, पश्चिमी भारत के उस पार, वहाँ पर कुछ जातियों ने भारत पर इसी समय आक्रमण किए। उनको हम विदेशी आक्रमण के रूप में जानेंगे। यद्यपि आपने पिछले लेक्चर में सिकंदर का आक्रमण पढ़ा हुआ था, लेकिन सिकंदर के बाद कुछ विदेशी आक्रमण हुए, उन पर कुछ जानकारी लेंगे। उसके बाद हम उत्तर भारत के जो राजवंश मौर्यों के बाद आए, यानी मौर्य जैसे ही खत्म होते हैं तो शुंग वंश आया और कर्ण वंश आया, इनके विषय में जानकारी लेंगे। और कुछ इसी समय, यही समय है जब दक्षिण भारत के राज्य भी वहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। आंध्र, सातवाहन और वाकाटक, इनके विषय में इनका संस्थापक कौन था या महत्वपूर्ण बात कौन सी थी, इतना जानेंगे। इसके बाद दूसरा मेजर चैप्टर करेंगे अपना गुप्त वंश, उसके शासकों के विषय में जानेंगे। खासकर जो महत्वपूर्ण शासक हुए, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, इनके विषय में और इनके कला विज्ञान आदि पर जो भी टिप्पणी मिल पाएगी गुप्त काल की, वो हम लोग आज करेंगे। अब अपने टॉपिक पे हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। आज के मौर्योत्तर काल का पहला टॉपिक जो विदेशी आक्रमण से शुरुआत करते हैं। बल्कि विदेशी आक्रमण चलिए इसी क्रम में कर लेते हैं हम लोग। लिखिए, आप अपनी नोटबुक पे नोट कीजिएगा। विदेशी आक्रमण पहला डालिए इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक पहला विदेशी आक्रमणकारी जो यहाँ दिखता है, ये है आपके इंडो ग्रीक। इनमें से जो महत्वपूर्ण है उनके विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। हिंद यवन कहलाते हैं ये। इंडो ग्रीक का मतलब हुआ हिंद यवन। ये बैक्ट्रिया एक जगह है अफगानिस्तान में, वहां से ये आक्रमण होता है। तो ये इंडो ग्रीक कहां से माना जाता है? बैक्ट्रिया से यवनों द्वारा ये भारत पर किया गया आक्रमण था। इसकी जो शुरुआत होती है आक्रमण की, आपकी सबसे पहले उसको नोट कर लीजिए। डेमेट्रियस प्रथम एक शासक था, इनका पहला शासक है डेमेट्रियस प्रथम। मैं लिख देता हूं यहां पर, डेमेट्रियस प्रथम। इसका पहला आक्रमण होता है जो कि डेमेट्रियस प्रथम के द्वारा सबसे पहला यमन आक्रमणकारी अगर पूछ लिया जाए आपसे कभी तो ये था। इसी समय अब आगे का आप डिटेल लिख लीजिए जो महत्वपूर्ण शासक हुए जिनके विषय में इंडो ग्रीक में आपको उनके विषय में जानना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी इनसे सवाल परीक्षा में आ जाता है, पूछा जाता है आपके वहाँ। इनकी राजधानी लिख लीजिए श्यालकोट। इनकी राजधानी लिखिए श्यालकोट या साकल, ब्रैकेट में लिख लीजिए। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण राजा हुआ जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इनकी राजधानी क्या आपको बताई मैंने? राजधानी श्यालकोट। श्यालकोट जो सबसे महत्वपूर्ण राजा है और उसी का नाम बार बार इतिहास में आता है, वो इनका राजा है इंडो ग्रीक का मिनांडर। मिनांडर के विषय में लिख लीजिए। एक्चुअली मिनांडर क्या है? एक बौद्ध भिक्षु हुए नागसेन। बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रभाव में आकर कर मिनांडर ने, माना जाता है कि कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की तरफ उसका झुकाव था। तो एक पुस्तक का नाम रखा गया मिलिंद पन्हो, यानी मिनांडर के द्वारा पूछे गए प्रश्न। मिलिंद पन्हो, मिनांडर को मिलिंद नाम उसमें दिया गया, तो पुस्तक इंपॉर्टेंट हो गई मिलिंद पन्हो। वो बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर का वार्तालाप है। इसे बौद्ध साहित्य में ही क्या नाम मिला हुआ? मिलिंद नाम मिला हुआ है। इसके बहुत सारे सिक्के मिले हैं, कौशाम्बी तक मिले हैं। और इसकी जो साकल थी राजधानी, मैंने बताया आपको, ये सियालकोट या साकल, ये काफ़ी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र थी उस समय, शिक्षा का बड़ा केंद्र थी। इसके बाद मिनांडर के विषय में बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको नहीं समय बताया जा सकता, नहीं उसमें संभव है लिखना, आप केवल इतना ही जानिए। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक है इनका, उसका नाम लिख लीजिए। एक
दरअसल इंडो ग्रीक जो थे बैक्ट्रिया से आए, वो अकेले नहीं आए, वो कई शाखाओं में आए। उनमें से एक शाखा तो ये थी डेमेट्रियस, जिसका ये था डेमेट्रियस फर्स्ट, ये डेमेट्रियस वंश कहलाया, तो मिनांडर डेमेट्रियस वंश का था। एक और वंश की एक शाखा आती है यूक्रेटाइड्स, यानी ये वंश था डेमेट्रियस का, और दूसरा वंश क्या था, यूक्रेटाइड्स। ये एक और वंश था यूक्रेटाइड्स इंडो ग्रीक का, जिसने भारत पर आक्रमण किया। इसके विषय में इतना पर्याप्त है आपको जानने के लिए। अब आगे बढ़िए, अगला लिखिए, इंडो ग्रीक के बाद शक डालिए। ज़्यादा कुछ हम लोगों को नहीं करना, चूंकि मेजर चलना है इसमें। शकों के विषय में आप लिखिए। शकों के विषय में थोड़ा अधिक, एक शासक के विषय में खासकर, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। शक आक्रमण यूनानियों के बाद जो मध्य एशिया की तो बात ही कर रहे हैं, अफगानिस्तान के बाद जो मध्य एशिया का एरिया है, मध्य एशिया, आप मैप में देखिएगा, ज्योग्राफी के समय हम लोग चर्चा करेंगे मध्य एशिया के कौन से देश हैं। मध्य एशिया से शकों का आक्रमण हुआ भारत पर इंडो ग्रीक के बाद। जो शकों का आक्रमण है वो मौर्योत्तर काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस मौर्योत्तर काल की महत्वपूर्ण घटना क्यों थी? क्योंकि शकों ने, यवन जो थे, इंडो ग्रीकों ने थोड़े लिमिटेड एरिया में शासन किया, लेकिन शकों ने एक विशाल भारत पर कई शाखाओं में राज्य किया। अब लिख लीजिए शकों के विषय में। तक्षशिला के शक, सबसे पहले तक्षशिला के विषय में हम लोग कभी पढ़ेंगे आगे, प्राचीन भारत की जब शिक्षा करेंगे, एक टॉपिक जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें कराएंगे, तो आएगा तक्षशिला, एक बड़ा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला के शक। इनकी राजधानी थी यानी कि तक्षशिला, और इनका शासक का नाम था माउस। लिखना चाहें लिख लें, माउस, ही कंप्यूटर जिसे चलाते हैं माउस शब्द याद रहेगा आपको। इसके बाद एक नहपान शासक हुआ, इसको बोलते हैं नासिक के शक। नासिक महाराष्ट्र में है, नासिक के शक, इनका एक शासक है बहुत इंपॉर्टेंट, नहपान। बस पूछ सकता है नहपान किस वंश का शासक था, तो आपको पता होना चाहिए जो ये है, ये किस वंश का है, ये नहपान वंश का शासक था। इसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट शासक, उसका नाम लिखिए, उसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, रुद्रदामन हेडिंग डाल लीजिए, क्योंकि इसके विषय में 2-3 तथ्य आपको जानने ही पड़ेंगे, हर परीक्षा में आते हैं, 2-1 तथ्य हैं इसके। रुद्रदामन के विषय में लिखिए, इसका समय भी डाल दीजिए चाहे तो, समय एकदम याद नहीं रहता, लेकिन कभी ऐसा दिमाग में क्लिक करना चाहिए, 130 से 150 AD, यानी 130 AD ईस्वी से 150 ईस्वी तक। यह उज्जैनी के शकों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उज्जैनी के शकों का सबसे प्रसिद्ध महान शासक था रुद्रदामन के विषय में सबसे जो इंपॉर्टेंट स्रोत है इसका, वही इंपॉर्टेंट है, जूनागढ़ अभिलेख। लिख लीजिए जूनागढ़ अभिलेख, इससे जुड़ा हुआ है जूनागढ़ अभिलेख। सीधे पूछ दिया जाता है जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित था? रुद्रदामन शक शासक था। अब बहुत सारे शासकों ने बहुत सारे अभिलेख बनवाए, लेकिन आप किसी के विषय में तो हम नहीं कहते हैं, जैसे एक कलिंग के उसमें खारवेल के विषय में, और हम कहते हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख एक है खारवेल का, जिसमें भारतवर्ष का उल्लेख, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह ये भी क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि पहली बार माना जाता है जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा शुद्ध जो लिखी गई, वो जूनागढ़ अभिलेख में ही लिखी गई, इसलिए इस लेख का इंपॉर्टेंट, इस अभिलेख का इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, इसी अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन जो था, इसने जो जूनागढ़ में एक नहर बनवाई गई थी, हम लोगों ने मौर्य काल में पढ़ा था, मौर्य काल के समय जूनागढ़ में एक नहर बनवाई गई थी, उस नहर का इसने क्या किया था, झील का पुनर्निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील थी। कौन सी झील थी? सुदर्शन झील थी, यानी राज्य के प्रति, ये राज्य के नागरिकों के प्रति कहीं न कहीं सेंसिटिव था। सुदर्शन झील पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो अब रुद्रदामन के विषय में 2-3 बातें, एक तो इसका समय, जूनागढ़ अभिलेख इससे संबंधित, संस्कृत भाषा का इसमें उल्लेख है, संस्कृत भाषा में लिखा गया शुद्ध, और सुदर्शन झील का इसने पुनर्निर्माण करवाया था। आपकी बात रुद्रदामन की खत्म होती है यहीं पर। अगला, इसके बाद आ जाइए पहलव। अगला टॉपिक आपका है पहलव। शकों के विषय में आपकी जानकारी पर्याप्त है। ये सारे विदेशी आक्रमणकारी हैं, उस चीज़ को आप बार बार दिमाग में अपने रखिएगा, क्योंकि अगर ये सेटअप नहीं होगा आपके दिमाग में तो पढ़ते समय आपको बोरिंग लगेगा। अगर ये सेटअप दिमाग में रहेगा तो बोर नहीं होगे। जैसे ही बात चलेगी कि मौर्योत्तर काल में 4 लोगों ने किन्होंने आक्रमण किया, आपके दिमाग में ये क्लिक करेगा, इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण। भले उनके विषय में एक एक बात हो, लेकिन आपको वो एक बात पता होनी चाहिए। जैसे पहलवों के विषय में सिर्फ और सिर्फ एक बात आप लिख लीजिए, पहलव वंश।
यह भी मध्य एशिया ईरान से आए थे और ये अन्य विदेशी आक्रमणियों की तरह जैसे वो आए पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ही, ईसा पूर्व के अंत में शुरुआत हुई, यानी कि इनके शासक का नाम लिख लीजिए। जो मैंने कहा एकमात्र महत्वपूर्ण चीज है वो है गोंडो फर्नीज। गोंडो फर्नीज, फर्नीज से एक नेता थे भारत के बहुत प्रसिद्ध नेता जॉर्ज फर्नांडीज, वो याद आते हैं। ये तो गोंडो फर्नीज है। गोंडो फर्नीज राजधानी तक्षशिला, बस इसके विषय में इतना है। अब कोई पूछे आपसे गोंडो फर्नीज किस वंश का शासक था? पहला शासक था, विदेशी आक्रमणकारी था, उसकी राजधानी तक्षशिला थी। एक प्रमुख घटना इसके काल की, पहले जब भारत में इसका शासन चल रहा था गोंडो फर्नीज का, 20 से 41 ईस्वी इसका शासक था, उस समय पहली बार भारत में कोई ईसाई प्रचारक आता है। पहली बार भारत में किसी ईसाई प्रचारक का आगमन, उसका नाम था सेंट थॉमस। पहली बार ईसाई प्रचारक जो भारत की भूमि पर आता है वो होता है गोंडो फर्नीज के समय। इसका शासन क्या बताया हमने? 20 से 41 एडी। एडी समझ जाते होंगे आप, एडी बीसी, एडी यानी ईस्वी। इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया। बाद में ये दक्षिण चले गए, चूँकि इनकी राजधानी तक्षशिला थी, तो पहले उत्तर में थे, फिर ये दक्षिण में चले गए, वहाँ भी प्रचार किए। दक्षिण में फिर जाकर के इनके साथ ये है तमिलनाडु में मार डाले गए। किस लिए मार डाले गए, क्या हुआ, ये नहीं कुछ कह सकते। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे ईसाई धर्म भारत में पहली बार कब आया, तो पहली शताब्दी है ये। 20 से 41 एडी का मतलब क्या हुआ? पहली शताब्दी में ईसाई धर्म भारत में आया था। बस तख्ते बही एक इसका अभिलेख है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तख्ते बाही अभिलेख से ही इसके कार्यों पर प्रकाश पड़ता है। और अगला टॉपिक डाल लीजिए कुषाण, चौथा लास्ट, विदेशी आक्रमण में कुषाणों के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। कुषाणों के विषय में थोड़ी ज़्यादा चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भारत में काफ़ी मजबूती से आए। और खासकर कनिष्क का नाम आप सबने सुना है, पहले से सुना होगा। कनिष्क के विषय में 3-4 बातें लिखना पड़ेगा आपको, परीक्षा में कनिष्क से प्रायः सवाल पूछ लिया जाता है। कुषाणों के विषय में लिखिए। कुषाण जो थे ये भी मौर्योत्तरकालीन विदेशी जातियों में से थे एक, और यूची जनजाति के थे। एक वहाँ चीन के आसपास, वही मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जनजाति के थे। किस जनजाति के थे? यूची। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर ये भगाए गए, खदेड़े गए। जब वहाँ से खदेड़े गए पश्चिमी चीन से, तो इनके पास विकल्प क्या था? भारत की तरफ ये बढ़े। तो भारत की तरफ बढ़कर आए तो 2 कबीलों में बट गए। एक कबीला तिब्बत की ओर चला गया और एक कबीला जो था बैक्ट्रिया पार्थिया यानी उधर मध्य एशिया की तरफ बढ़ गया। जो भारत की तरफ बढ़ाया उस कबीले के विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। तो जो सर्वप्रथम शासक आता है कुषाणों का भारत में, उसका नाम है कुजुल कड़फिसेस। इंपॉर्टेंट, कुजुल। जो कुषाणों की सत्ता कौन स्थापित कर रहा है? कुजुल कड़फिसेस। अब इनके हम समय नहीं लिख रहे हैं सबके, क्योंकि सबके समय आपको याद नहीं रहने हैं, तो कोई फायदा नहीं। अगर आपकी इच्छा हो कि समय भी जाने तो आप बेसबुक से उठाइएगा, सब में मिलता चला जाएगा आपको। कुजुल कड़फिसेस ने यहाँ आक्रमण किया, तांबे के सिक्के चलाए इसने। इसकी एक ही महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद एक ये कड़फिसेस ग्रुप है, इसके लड़के का नाम था बिम कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस ने शासन किया, तांबे के सिक्के चलाए, बस और कुछ नहीं। दूसरा इसके लड़के का नाम है बिम कड़फिसेस। बिम कड़फिसेस। बिम कड़फिसेस इनका एक पुत्र था। कुजुल कड़फिसेस के बाद, मृत्यु के बाद बैठा। चूंकि इसने क्या किया, कुजुल कड़फिसेस ने, संस्थापक तो उसी को कहेंगे, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की कभी बात आती है तो आपको बिम कड़फिसेस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि कुषाणों की सत्ता का जो विस्तार था वो किसने किया? बिम कड़फिसेस ने किया था। और बिम कड़फिसेस जो है ये शैव, कहीं ना कहीं शैव धर्म से प्रभावित था। इसके सिक्कों पर माहेश्वर या इस तरह के नाम अंकित मिलते हैं। महाराजाधिराज, महेश्वर, ये सब इसके उस पर मिलते हैं। यद्यपि महाराजाधिराज कुजुल कड़फिसेस में भी मिलता है सिक्कों पर कहीं ना कहीं। महाराजा, ये एक उपाधि लेने लगे, महाराजाधिराज, ये एक उपाधि लेने लगे थे ये लोग। ठीक है, बिम कड़फिसेस के विषय में पर्याप्त है। शैव था, बता दिया आपको हमने। इसके बाद एक दूसरा ग्रुप लिखिए। ये तो कड़फिसेस ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप क्या था? एक दूसरा ग्रुप आया जो कनिष्क ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कनिष्क ग्रुप। अब कनिष्क ग्रुप में, कनिष्क के नाम से ग्रुप ही चल पड़ा वो कनिष्क ग्रुप। कनिष्क के विषय में कहा जाता है ये एक महान सम्राट था कुषाणों का।
इसने भारत में बहुत सारी सत्ता स्थापित की। मौर्य वंश का जैसे अशोक ने प्रचार किया था उतना तो नहीं, लेकिन मौर्य की तरफ से महायान धर्म की शाखा को इसने वो किया। इसी के सामने चौथी एक एक बातें हम लोग लिख लेंगे, जिससे कनिष्क के संबंधित अगर कोई सवाल आता है, क्यों इंपॉर्टेंट है कनिष्क हमारे लिए। माना जाता है कनिष्क के राज्यारोहण को लेकर बहुत विवाद है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ। इस पर 3-4 सम्मेलन हो चुके हैं, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। उनमें से किन किन स्थानों पर हुई मुझे सारे नहीं याद हैं। शायद एक लंदन में हुआ, एक भारत में 2-3 हुए, तो 3-4 सम्मेलन मतलब बहुत सारे विद्वान एक जगह बैठ चुके हैं कि कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि तय की जाए। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, और एक राय नहीं बनती है। तो ये एक विवाद का प्रश्न है, केवल आप जानिए। इसके बाद हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है, भारत का राष्ट्रीय संबंध कौन सा है, आपसे पूछा जाए, अगर सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय संबंध कौन सा है, तो उसको बताना पड़ेगा शक संवत है। शक संवत कब चला था? शक संवत का जो समय है वो माना जाता है 78 AD, यानी 78 ईस्वी। भारत में विक्रम संवत भी, उसके विषय में हम लोग आगे जानकारी लेंगे, लेकिन वो विक्रम संवत अलग चीज है। ये शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है। अब ये कनिष्क का राज्यारोहण अगर हम 78 AD माने, या ये माने कि कनिष्क द्वारा ये शक संवत चलाया गया था, तो यही हमारा राष्ट्रीय संवत है, और कनिष्क 78 AD में इसको चलाता है। अब कनिष्क के विषय में हम लोग थोड़ी बातें करेंगे। कनिष्क के विषय में लिखे पॉइंट में आप लिख लीजिए, क्योंकि पॉइंट में ही लिखना अच्छा रहेगा। इसकी राजधानी पेशावर अथवा मथुरा, यानी कि दोनों जगह से राज्य किया ऐसा माना जाता है इसने, क्योंकि इसने काफ़ी विस्तार किया राज्य का। पेशावर अथवा मथुरा। अब ये आप 78 ईस्वी ही इसके राज्यारोहण की तिथि मान सकते हैं। तिथि को लेकर मैंने पहले ही बताया विवाद है, और इसको 78 AD को लिख लीजिए, क्या कहेंगे? शक संवत। शक संवत। अब देखिए आपको कितना ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं लोग। शकों का आक्रमण अलग हुआ, शकों से इसका कोई मतलब इस समय नहीं दिख रहा है। कुषाण व्यक्ति है ये, कनिष्क क्या है? कुषाण है, लेकिन संवत क्या कहलाता है? शक कहलाता है, और यही हमारा राष्ट्रीय संवत है। चीन से युद्ध किया इसने, पहले इसकी पराजय हुई माना जाता है, बहुत अपमानित हुआ ये, बहुत लोग तो कहते हैं अपमान में ही मर गया बाद में, लेकिन फिलहाल चीन से इसका हुआ और बाद में विजयी भी हुआ, ऐसा मिलता है अभिलेखों में और साहित्य में। चतुर्थ बौद्ध संगीत इसी के सामने हुई, आप पॉइंट में लिखिए, इसी के पॉइंट में लिखिए आप चतुर्थ। अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लोगों ने बौद्ध संगीतियाँ चारों एक साथ की थी बौद्ध धर्म पढ़ते समय, और अगर याद आ गया हो आपको इसका नाम अध्यक्ष का तो बहुत अच्छा है, और उपाध्यक्ष का। अगर नहीं याद आया तो मुझे याद आ रहा, मैं आपको फिर बताता हूँ। नहीं याद आया तो शर्म की बात है आपके लिए, जो लोग विद्यार्थी हैं। इसका जो अध्यक्ष था वो वशमित्र था, और उपाध्यक्ष जो था वो अश्वघोष था। चौथी बौद्ध संगीत में हीनयान, महायान वगैरह ये बटे थे, जो महायान को बल मिला इसमें, और मूर्ति पूजक महायान माने जाते थे। वो पूरा बौद्ध धर्म पे हम लोगों ने चर्चा की थी आपसे। फिर इसके बाद और एक महत्वपूर्ण बात होती है कनिष्क के सामने, हम लोग कनिष्क की बात कर रहे हैं अभी। कनिष्क के सामने मूर्ति शैली, मूर्ति कला का बहुत प्रचार हुआ। मूर्ति कला पर इस आदमी के सामने, इस शासक के सामने बहुत काम हुआ। कभी भी पूछा जा सकता है मूर्ति कला में काफ़ी काम हुआ तो किसके सामने? तो कनिष्क के सामने। दो बड़ी शैलियाँ विकसित हुई। एक शैली थी गंधार शैली, बस आपके लिए इतना ही काफ़ी है, और जो स्टूडेंट इतिहास के होंगे उनके लिए पढ़ना पड़ेगा कि गांधार शैली में क्या है और मथुरा शैली में क्या है। आपके लिए इतना पर्याप्त है कि गांधार शैली किससे प्रसिद्ध है? मूर्तिकला के लिए। मथुरा शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला के लिए। गांधार शैली और मथुरा शैली कनिष्क के सामने अपने उत्कर्ष को प्राप्त करती हैं। इतनी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। इसके बाद आगे इसने बहुत सारे सैनिक अभियान किए, बहुत साम्राज्य विस्तार किया। इसके कल्हड़ की राजतरंगिणी में भी इसका उल्लेख है कि कनिष्क कश्मीर तक आया, उधर वो पे वहाँ मगध गया, मगध से कुछ उठा के लाया था कोई चीज़, इसको याद है मुझे। अश्वघोष को वहीं से लेके आया था। अश्वघोष जो इसकी चौथी बौद्ध संगीत का उपाध्यक्ष बनता, उसको वहीं मगध से प्राप्त किया इसने। एक रसोईया लेके आया था। बुद्ध का कुक्कुट भिक्षा पात्र माना जाता है, ये मगध से उठा कर लाया था। इसका मतलब मगध पर भी इसने आक्रमण किया था। और फिर कनिष्क ने एक बार 2 राजकुमारों को भी, जब जीता चीन को, पहले युद्ध में तो हार गया, बाद में जीता तो 2 राजकुमारों को इसने बंदी बना लिया, चीन के 2 राजकुमारों को। फिर इसका चीन से संबंध हुआ। चीन से संबंध का ये लाभ हुआ कि भारत में इसी समय नाशपाती, जो आप आजकल चाव के साथ खाते हैं, और आडू तो बहुत लोकप्रिय हो रहा है इसमें। मैं देख रहा हूँ जगह जगह रास्ते में निकलिए तो आपको बड़े रंग बिरंगे, भले कलर किए हों थोड़े बहुत, मिलते हैं। तो नाशपाती और आडू उसी समय चीन से भारत में प्रवेश पहली बार दिखाई देते हैं भारत में। फिर इसके विषय में इसने उपाधियां ली थी। एक उपाधि इसकी थी देवपुत्र, यानी कि इसने, कनिष्क ने 2 उपाधियां ली। अब आपसे ये भी पूछ सकता है ये उपाधि किसकी थी? तो देवपुत्र।
और अशोक की उपाधि आपको याद होगी देवानंद प्रियदर्शी थी, और एक कैसर, देवपुत्र कैसर, 2 उपाधियां इसने अर्जित की। 2 राजधानियां थी, मैंने आपको बता ही दिया। संस्कृत साहित्य की काफ़ी प्रगति हुई इसके सामने। अश्वघोष चूँकि संस्कृत विद्वान था, उसकी सौंदराचरित और कौन सी सौंदरानंद और बुद्ध चरित 2 बड़ी फेमस रचनाएं हैं अश्वघोष की। अश्वघोष इसी के दरबार में रहता था। चरक सुश्रुत को भी जोड़ा जाता है कनिष्क के दरबार से कहीं ना कहीं, लेकिन मैं बहुत क्लियर नहीं पढ़ पाया हूँ, आप जरा होमवर्क पे कीजिएगा इसका डिटेल। एक तो था इनके दरबार में, दूसरे को मैं डिटेल पूरा विकिपीडिया से देख रहा था, ठीक नहीं मिल पाया मुझे। चरक तो कन्फर्म है इनके वहाँ था, आयुर्वेद शास्त्र का विद्वान चरक था इनके वहाँ। और माना जाता है कि 23 वर्षों तक शासन करने के बाद कनिष्क की मृत्यु हो गई। अनुश्रुतियाँ कहती हैं कि युद्धों से तंग आकर उसके मंत्रियों और संबंधियों ने निद्रावस्था में उसकी हत्या कर दी। इस तरह से कनिष्क का अंत हो जाता है। कनिष्क के फिर तमाम आते हैं उत्तराधिकारी, जिनके विषय में आपका कोई ज़रूरत नहीं जानने की। एक सिल्क मार्ग हुआ करता था, कभी चीन से लेकर के मध्य एशिया तक, उस सिल्क मार्ग पर इसका अधिकार था। वो सिल्क मार्ग आपके उस शब्द के लिए जान लीजिए रेशम मार्ग, क्योंकि रेशम का व्यापार होता था, उस पर बहुत फलता फूलता था व्यापार। तो आपको ये जानकारी इतनी हो जानी चाहिए कि वो सिल्क मार्ग पर कनिष्क का अधिकार था। कभी कोई सिल्क मार्ग की बात करे तो आप कहें कि शब्द ही नहीं सुना, इसलिए मैंने बोल दिया। अब हो गया आपका विदेशी आक्रमण, पहली हेडिंग हम लोगों ने ये वाली कंप्लीट कर ली, ये कंप्लीट हो गई पूरी। अब आते हैं दूसरी हेडिंग पे। इसमें केवल 2 वर्ष पढ़ने आपको, शुंग और कर्ण, इनसे भी 3-3 बातें पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। पहले डालिए शुंग वंश। शुंग वंश जो मैं छोटा छोटा लिख देता हूं, इन पे आप घर पे अगर वर्क करेंगे, अच्छे स्टूडेंट होंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। डालते हैं शुंग वंश। हम लोग जब मौर्य का अंत कर रहे थे, मौर्यों का अंतिम शासक अगर आपको याद आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा होगा तो हम आपको होमवर्क में देंगे कि आप होमवर्क में देखिएगा मौर्यों का अंतिम शासक कौन था। मौर्यों के अंतिम शासक को पुष्यमित्र शुंग ने खत्म करके इसको शुरुआत किया। जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ था, वैसे बृहद्रथ के सेनापति को मारकर, मतलब बृहद्रथ का एक सेनापति था मौर्य वंश का, उसको मार करके इसने सत्ता हासिल की थी पुष्यमित्र शुंग ने। तो इसके विषय में पहली बात यही लिख लीजिए, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। दूसरी बात लिखिए इसके विषय में, राजधानी पाटलिपुत्र, क्योंकि राजधानी उनकी क्या थी, मगध की जो राजधानी थी वही इसकी राजधानी हो गई, पाटलिपुत्र। पुष्यमित्र के एक मित्र फेमस क्यों, शुंग वंश के विषय में बहुत कुछ जानकारी नहीं। शुंग वंश माना जाता है अश्वमेध, वो कुछ ब्राह्मण यज्ञ किए, ब्राह्मणों का पोषक था शुंग धर्म, इतनी बात आती है। लेकिन पुष्यमित्र शुंग का एक पुत्र था अग्निमित्र। अग्निमित्र आप समझिए इसके विषय में, ये फेमस इसलिए हो गया, कालिदास ने एक नाटक लिखा मालविकाग्निमित्रम, कालिदास की एक रचना है मालविकाग्निमित्रम। हमने कालिदास की जब रचनाएं की थी तब उसमें ये नाम आया था मालविकाग्निमित्रम। उसका नायक जो है मित्रम, उसका नायक अग्निमित्र है, इसलिए अग्निमित्र फेमस हो गया कालिदास के कारण। कालिदास का साहित्य अमर साहित्य है, इस वजह से फेमस हो गया इसका नाम, और कोई इसमें बड़ी बात इसके विषय में नहीं है। पुष्यमित्र शुंग के विषय में एक बात तो तय है कि पुष्यमित्र शुंग ने भी शासन को संगठित किया था, अपने स्तर से मगध से जितना कर सकता था उसने किया था। जैसे उसने विदिशा में भी एक राजधानी अपनी दूसरी बनाई, पहली राजधानी इसकी थी पाटलिपुत्र, पुष्यमित्र की पाटलिपुत्र थी पहली राजधानी, दूसरी राजधानी इसने विदिशा, कहाँ है, मध्य प्रदेश, विदिशा में दूसरी राजधानी बनाई थी, विदिशा, विदिशा। इसके बाद शुंग वंश के विषय में पतंजलि, जो एक पतंजलि का हम लोगों ने चर्चा की थी, पतंजलि का महाभाष्य पतंजलि ने लिखा ना, एक चर्चा बहुत बड़ी पुस्तक है। तो पतंजलि माना जाता है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, या उनका जो हवन पूजन ये सब होता था, पुष्यमित्र शुंग पतंजलि उनके आचार्य थे। बस इतनी बातें। इसके बाद शुंग के अंतिम शासक लिख दीजिए, शुंगों के अंतिम शासक देवभूति, देवभूति अंतिम शासक। कभी कभी इसलिए पूछ लेते हैं अंतिम शासक कौन था, क्योंकि इसी के बाद अगले वंश का उत्थान होगा, देवभूति। अंतिम, जैसे पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा की हत्या करके सिंहासन हासिल किया, वैसे ही अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कर्णों ने, अब इसके बाद कौन सा वंश आएगा, कर्ण वंश आएगा, तो कर्णों ने स्थापना की। आप हेडिंग डाल दीजिए कर्ण वंश। मैं इनके टाइम नहीं दे रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको टाइम आपको याद हो पाएंगे, इस वजह से। कर्ण वंश देवभूति की हत्या करके
वसुदेव इनका सचिव था, जो इनका सचिव था देवभूति का सचिव वसुदेव ने इसकी स्थापना की। वसुदेव बहुत कम कम दिन का काल रहा। जैसे इनका समय था कणों का 75 BC से 30 ईस्वी, यानी केवल 55 साल, बहुत ज़्यादा नहीं समय रहा इन लोगों का। और इनके जो अंतिम शासक था कणों का, उसका नाम लिख लीजिए सुशर्मन। सुशर्मन अंतिम शासक था। ये संस्थापक हो गए, संस्थापक और अंतिम शासक इनके थे सुशर्मन। सुशर्मन, बस कंप्लीट, कणवंश हो गया। इसके बाद आगे आ जाइए दक्षिण भारत के राज्यों पर अब हम लोग चलेंगे। दक्षिण भारत के राज्य 2 तो हमने नोट किए हैं, इसमें 1-2 और हैं, आपको लिखवाते हैं। दक्षिण भारत के राज्य, जिस समय उत्तर भारत में मौर्यों का एक विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ, मौर्यों के विशाल साम्राज्य के बाद शुंग आए और कण्व आए, विदेशी आक्रमणकारी बहुत सारे आ गए, इंडो ग्रीक आ गए, शक, पहलव, कुषाण आ गए, ये सब चलता रहा। इसी दौरान मध्य दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े शासन ने, बहुत बड़े वर्ग ने जन्म लिया, बहुत बड़ा राजा हुए, बहुत बड़े राजा हुए। उनके वंश को कहा गया आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश, तो उनका हेडिंग डालिए आप, ये यहाँ पे हम लोग यहाँ आ गए हैं, आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश, ये कहाँ था? दक्षिण भारत का वंश है। इसका मेन जो फोकस है इस वंश का, वो कहाँ है? दक्षिण भारत पे है। और इनका आप लिख लीजिए, संस्थापक का नाम था इसके, संस्थापक। कभी भी पूछ सकता है सातवाहन का संस्थापक कौन था, तो आपको पता होना चाहिए इसके संस्थापक का नाम है सिमुक। सिमुक, इसका संस्थापक कौन था? सिमुक था। पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया और अभिलेखों में से सातवाहन कहा गया, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? आंध्र सातवाहन वंश कर दिया गया है। अब इसके जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको इसके विषय में सिर्फ इसके शासकों के विषय में पता होना चाहिए ठीक से, क्योंकि इसके जो शासक हुए, चाहे गौतमी पुत्र सातकर्णी हो या वशिष्ठी पुत्र पुलमाय हो या शिवश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी हो, तो इनके विषय में आपको शासकों के विषय में एक एक बात पता होनी चाहिए, जिससे कि वो सातवाहन आप समझ में आ जाए। एक और महत्वपूर्ण, इनके जो नाम मिलते हैं शासकों के आंध्र सातवाहन में, उनमें माता का नाम जुड़ा रहता था। ये एक इंपॉर्टेंट वंश था। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी यानी गौतमी का पुत्र था, या वशिष्ठी पुत्र पुलमावी यानी वो वशिष्ठी का पुत्र था। ये वाली बात आपको एक्स्ट्रा लगेगी, इसी वंश में दिखाई देती है। अब इनके विषय में लिखिए आगे। पहला शासक इनका लिखिए महत्वपूर्ण, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी अगला शासक हो गया, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसको दक्षिणाधिपति कहा गया, यानी कि दक्षिण का क्या हो गया? दक्षिणाधिपति, यानी दक्षिण का ये स्वामी था। अपने को क्या कहता है ये? गौतमी पुत्र द्वारा जब समस्त दक्षिण पर अधिकार कर लिया गया, तो इसने किस चीज़ की उपाधि ली? इसने ली दक्षिणाधिपति की उपाधि। और इसके विषय में इसका अभिलेख है बलश्री का नासिक अभिलेख। नासिक में इसका अभिलेख मिला है बलश्री का नासिक अभिलेख, जिसमें इसको एकमात्र ब्राह्मण की उपाधि ली थी इसने। एकमात्र, यानी ये ब्राह्मण वंश के, ब्राह्मण धर्म के कहीं न कहीं पोषक थे। एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण भी कहते हैं इसी को। एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण का इसने वो किया, सातकर्णी प्रथम। इसके बाद दूसरा नाम लिखिए। अब बहुत सारे शासक हैं, आपको केवल उन शासकों को लिखवा रहा हूं जो आवश्यक है। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के विषय में देखिए, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के विषय में इसके शकों से संघर्ष हुआ था। एक शक शासक रुद्रदामन का नाम हम लोगों ने पढ़ा था, उसने इसको 2 बार पराजित किया और बाद में माना जाता है कि इससे रुद्रदामन की पत्नी की शादी हो गई वशिष्ठी पुत्र पुलमावी से। इसके विषय में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मुद्राओं, अभिलेखों में इसका नाम मिला है। इसके विषय में आता है कि यह योग्य पिता का योग्य पुत्र था, अभिलेखों में इसके विषय में कहा गया। में भी ये अच्छा शासक रहा होगा और इसके विषय में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ हम लोगों को नहीं मिलती हैं। इसके बाद एक और नाम आप लिख लीजिए लास्ट, यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी अंतिम। इसके विषय में सिर्फ एक बात, यज्ञश्री सातकर्णी, इसके विषय में इसके सिक्कों पर जलयान का चित्र अंकित है। इससे क्या पता चलेगा? यानी कि ये समुद्री व्यापार करते होंगे आंध्र सातवाहन। अगर जलयान बन रहा है किसी के सिक्के पर, नाव का चित्र आ रहा है, तो इसका मतलब समुद्री व्यापार करते थे, बस इतना ही। इसके बाद अगली हेडिंग डालिए आप, और दक्षिण भारत के रहे वाकाटक।
वाकाटक के विषय में सिर्फ दो बातें, एक तो इनका संस्थापक लिखिए आप, वाकाटक, वाकाटक इनके संस्थापक का नाम था वाकाटक वंश। वाकाटक वंश के विषय में लिखिए, संस्थापक विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति। हो सकता है केवल इतना पूछ दे, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था, बस इतना ही, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था, तो आप क्या बताएंगे वाकाटकों के विषय में, ये था विंध्य शक्ति। और एक इसके वहाँ बहुत बड़ा शासक हुआ, उसका नाम लिख लीजिए कि उसने 4 बार अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ एक बड़ा यज्ञ माना जाता था उस समय, और 4 अश्वमेध यज्ञ करना अपने आप में बड़ी बात हो गई। तो कभी कभी प्रश्न यही पूछ लिया जाता है 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे, तो ये कौन था आपका, प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम एक शासक था, नाम लिखिए, और इसके आगे लिख दीजिए 4 अश्वमेध यज्ञ, मोटा मोटा, यानी कि 4 अश्वमेध यज्ञ। एकमात्र शासक शायद ये दिखाई दे जो 4 अश्वमेध यज्ञ कर रहा हो, और कोई हमें याद नहीं है, हो सकता है कोई आए आगे। एक रुद्रसेन द्वितीय हुए, उन्होंने एक पुस्तक बहुत अच्छी रची, शासक थे, राजा थे, कोई राजा किताब लिख दे, जैसे आज का प्रधानमंत्री कोई बुक लिख दे, या हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने कई पुस्तकें लिखी, तो उन पुस्तकों का मूल्य स्वतः बढ़ जाता है। तो चूंकि उस समय शासक था रुद्रसेन द्वितीय, उसने कोई पुस्तक लिखी तो इंपॉर्टेंट हो गई। उसकी पुस्तक का नाम है सेतुबंध, कभी पूछ ही लिया जाए, थोड़ा डीप क्वेश्चन है। सेतुबंध रुद्रसेन प्रथम की पुस्तक है, सेतुबंध कंप्लीट। इसके बाद 1-2 वंश और छोटे से हैं, एक का नाम लिख लीजिए आप, इसमें मुझे दिखाई दे रहा था क्योंकि फिर पता लगा आपका छूटे ना। इक्ष्वाक वंश, इक्ष्वाक वंश, इक्ष्वाक वंश के ही शायद भगवान राम को कहा जाता है इक्ष्वाक वंशी थे, क्या है इच्छा, लेकिन ये वंश वहाँ का दक्षिण भारत का कोई राज्य है, पुराणों में कहा गया इक्ष्वाक वंश, इक्ष्वाक वंश। और इसका संस्थापक शांत मूल, शांत मूल। बस 2 ही बातें इनके विषय में, संस्थापक हो गए। नागार्जुन कोंडा इनकी राजधानी थी, कंप्लीट। इसके बाद आप आ जाइए, दक्षिण भारत के राज्य आपके हो गए। कुछ एक बातें अगर महत्वपूर्ण हो सकती हैं तो कला वगैरह में हो सकती हैं, जो कि एक और इसी दक्षिण भारत के राज्यों के क्रम में ही आप लिख लीजिए, कलिंग का राजा खारवेल, केवल इतना। खारवेल कहाँ का राजा था, कलिंग का राजा था। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है खारवेल कहाँ का राजा था, कलिंग राजा खारवेल। अब इसके विषय में मैंने कहा था, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, हाथी गुम्फा। कभी भी ये पूछा जा सकता है हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा का है, और इसमें पहली बार किसका उल्लेख होता है, भारतवर्ष का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतवर्ष पहली बार उल्लेख, पहला उल्लेख। इसके अभिलेखों से ही इसका पूरा इतिहास मिलता है। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये खारवेल के राज्यारोहण से 13 वर्ष तक का प्रतिवर्ष इतिहास लिखा गया, और उसी अभिलेख में, तो उसका अभिलेख क्या, कलिंग राजा खारवेल का पूरा इतिहास ही है हाथी गुम्फा अभिलेख। बस इतना ही आपको जानना है कि कैसे क्या बना, वो कैसे क्या हुआ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। अब आप आ जाइए अपना मुख्य आज का टॉपिक जो है, मुख्य टॉपिक क्या, इससे भी एक आध प्रश्न कभी कभार आ ही जाता है जो आपने किया है अब तक। अब हम लोग डालते हैं दूसरा वंश, गुप्त वंश डालते हैं, गुप्त वंश। गुप्त वंश जो कि भारत का एक दूसरा बड़ा वंश आपके सामने आने वाला है, गुप्तों का युग, एज ऑफ गुप्ताज। एज ऑफ गुप्ताज, गुप्तों का युग, गुप्तों का युग। बड़ी बड़ी उपाधियां ली इस शासन में, लेकिन शासन इनका कहीं ना कहीं नीचे से विखंडित हो रहा था, टूट रहा था। भारतीय इतिहास में गुप्त वंश का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन अनेक विद्वानों ने इसको स्वर्ण युग कह दिया था कि भारत में गुप्त युग क्या है, प्राचीन भारत में स्वर्ण युग है। लेकिन अब वह परिकल्पना क्षीण हो गई है, क्योंकि स्वर्ण युग जैसा पहली बात तो यूटोपिया होता है, स्वर्ण युग जैसा कोई शब्द नहीं होता। किसी भी काल में प्लस माइनस होते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ खराब चीज़ें होती किसी भी काल में। तो फिर स्वर्ण युग जैसी बातों को भी यूटोपिया यानी स्वप्न माना जाने लगा है। और जो इन विद्वानों ने इसको पुनर्जागरण, वास्तव में कला साहित्य जो है ये गुप्त काल का अच्छा था। कला साहित्य कालिदास जैसा होता है, विज्ञान में भी काफ़ी उन्नति थी। इस मामले में कहा गया कि गुप्त काल अपने आप में स्वर्ण काल था, लेकिन स्वर्ण काल जैसी कोई भी परिकल्पना करना बहुत ही गलत है।
अच्छे अच्छे विद्वानों ने, अच्छे अच्छे इतिहासकारों ने इसको पूरी तरह से निराधार बताया है, कहा यह बिल्कुल गलत है। बल्कि गुप्त काल में भी तमाम ऐसी बातें अभी आपको पढ़ने को मिलेंगी, समाज पढ़ेंगे उनका या आर्थिक व्यवस्था पढ़ेंगे तो देखेंगे टूटन के संकेत हैं। और इसी समाज में ऐसे ऐसे सती साक्ष्य या इस तरह के आने लगते थे जिससे महिलाओं की स्थिति गिरती चली जा रही है। या अर्थव्यवस्था में देखेंगे जो सोने के सिक्के प्योर हुआ करते थे कुषाणों में, और उसमें गुप्त काल के सोने के सिक्के मिलावटी होने लगे थे। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं गुप्त काल में आर्थिक गतिविधियां कमजोर होती दिखाई देती हैं। फिर उसको हम स्वर्णकाल कहते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, अलग प्रश्न है कि गुप्त काल को स्वर्णयुग कहें या न कहें। उस पर कई पेज का अच्छी अच्छी पुस्तकों में इस पर काफ़ी चर्चा की गई है। हम लोग सिर्फ इतना ही जाने कि आज अब गुप्तों के विषय में आपकी परीक्षा में क्या आ सकता है। आइए बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब गुप्तों को हम लोग लिखेंगे तो इसमें आप स्रोत डाल दीजिए थोड़े से। गुप्तों के स्रोत, एक आध पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके नाम लिख लीजिए, क्योंकि गुप्त काल जब भी पढ़ेंगे तो स्रोतों से एक आध प्रश्न आ सकता है कभी परीक्षा में आपके। जैसे एक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त का है ये, और मुद्रा राक्षस, ये दो पुस्तकें हैं। मुद्रा राक्षस की तो शायद चर्चा की थी हम लोगों ने, लेकिन देवी चंद्रगुप्तम की चर्चा नहीं की थी। ये भी गुप्त वंश के इतिहास पर डालता है। देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त, विशाख दत्त, ये गुप्त वंश के साहित्य पर प्रकाश डालता है, गुप्त वंश के उस पर प्रसार। और मैंने बताया था पुराणों के दौरान कई पुराणों से भी गुप्त काल के विषय में हमको अच्छी जानकारी मिलती है। शूद्रक की मृच्छ कटिकम, अगर आपको पुस्तक याद हो, हम लोगों ने चर्चा की थी, शूद्रक की मृच्छ कटिकम। और कालिदास का सारा साहित्य तो हमने आपको अलग से पढ़ाया ही था, ठीक है। इसके बाद आप आगे आ जाइए। गुप्तों का मूल निवास क्या था, गुप्तों की जाति क्या थी, गुप्तों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब विवाद के प्रश्न हैं। गुप्तों की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे मत हैं। कोई कहता जाट जाति के थे, पंजाब के निवासी थे, कोई कहता क्षत्रिय, कोई कहता ब्राह्मण, कोई कहता वैश्य। अधिकांश गुप्तों को वैश्य मानने लगे हैं अधिकांश विद्वान, लेकिन ये सब जब तक निश्चित नहीं है तब तक पहली बात तो आपको कोई आपके काम का नहीं, आपको इसमें जाना नहीं है। और दूसरा, ये अगर ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो फिर अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए। आइए डालते हैं संस्थापक, गुप्तों के संस्थापक। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, जो संस्थापक कौन था गुप्तों का, तो इसका नाम है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, बस केवल श्री लगाइए और गुप्त लिख दीजिए। श्रीगुप्त संस्थापक श्रीगुप्त हैं। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी, महाराज। इसके बाद इनका समय 275 से 300 माना गया है, लेकिन अब समय में इनके नहीं जाएंगे, महत्वपूर्ण शासकों के समय देखेंगे। इनके बाद जो इनका पुत्र है घटोत्कच, घटोत्कच एक महाभारत में भीम का लड़का था, राक्षस, जो कि पांडवों की तरफ से लड़ा था। गुड राक्षस कह सकते हैं, गुड एविल, है ना। ये घटोत्कच यहाँ पे एक हुए हैं राजा, घटोत्कच। ये किसके पुत्र थे, ये पुत्र थे श्रीगुप्त के। इन्होंने कोई काम नहीं किया, इनके विषय में ना तो कोई जानकारी है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा इनके विषय में कुछ जानने की। इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की। इसके बाद महत्वपूर्ण शासक आता है, उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, ये महत्वपूर्ण शासक है क्योंकि ये माना जाता है वास्तविक संस्थापक, इसको कहते हैं वास्तविक संस्थापक। और इसने राजधानी जो है बनाई आपकी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त प्रथम क्यों लगा रहे हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि द्वितीय आने वाले हैं आगे। चंद्रगुप्त प्रथम, इनका शासन है 319 to 334 एडी, यानी कि ईस्वी में चलने लगे। आपको बता दें कि जब मौर्य वंश पढ़ रहे थे तो चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का समय भी सब ईयर यही है, उसमें बीसी लगा है, 319 बीसी ईसा पूर्व, और चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं 319 एडी में, ठीक है। इसी समय से माना जाता है गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ। 319 से आप लिख लीजिए एक पॉइंट में, चंद्रगुप्त प्रथम के नीचे गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ। एक बात इनके विषय में, पहली बात गुप्त संवत प्रारंभ, एक तथ्य हो गया। दूसरा तथ्य इनके विषय में, महाराजाधिराज की उपाधि ली, जो पहले लोग और ले रहे थे, हमने लिखा पहले भी, लेकिन गुप्तों में पहले ही महाराजाधिराज। इतनी बड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी उपाधियों से लोगों को डराते थे, जनता पर इनका जिससे टेरर बना रहे कि इतनी बड़ी उपाधि है, अरे भय में ही आ जाएं लोग। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कुमार देवी से विवाह किया था इन्होंने, लिच्छवी राजकुमारी थी। लिच्छवियों के विषय में हम लोगों ने जैन धर्म और जब किया था तो थोड़ा पढ़ा था, जब गणराज्य पढ़ रहे थे। इसके बाद इनके दूसरे शासक, अगले शासक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, चंद्रगुप्त प्रथम, जो समुद्रगुप्त पराक्रमांक, समुद्रगुप्त, आप लिखिए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ये अद्भुत शासक है।
मौर्योत्तर, ये तो आज का मेन टॉपिक है। ये है आपका समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त तमाम उपाधियाँ ली इसने और बहुत सारा काम किया। 335 से 335 से 375 AD ये इसका टाइम रहा है। इसके सिक्कों से बहुत सारी जानकारी मिलती है। सिक्के बहुत सारे चलवाए, बहुत सारे सिक्कों पर इसके, जैसे अभी हम सिक्कों के विषय में थोड़ा चर्चा कर लेंगे तभी आपके समझ में आ जाएगा। जैसे धनुधारी सिक्के, धनुष, अश्वमेध प्रकार का यज्ञ सिक्का, या इस तरह के तमाम सिक्कों से ही इसकी जानकारी मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इनका एक सर्वराजोच्छेता विरुद्ध उपाधि है, यानी सारे राज्यों को ये क्या करता है, उसके समुद्रगुप्त के लिए प्रयोग हुआ है कि ये सर्व राजोच्छेता विरुद्ध भी मिलता है इसका एक। ठीक है, इसकी विजय क्या थी? एक तो इसने आर्यावर्त यानी उत्तर भारत की विजय की। आर्यावर्त को माना जाता है 9 राज्यों को इसने, आर्यावर्त का मतलब क्या है? उत्तर भारत। आर्यावर्त में इसने क्या किया? 9 राज्यों पर विजय प्राप्त की और दक्षिणापथ की विजय की। दक्षिणापथ में क्या किया इसने? 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की, यानी कि कुल मिला के इसने तमाम राज्यों को प्रभावित किया। इसकी दक्षिण विजय को कुछ धर्म विजय की भी संज्ञा दी किसी एक साहित्यकार ने, किसी विद्वान ने। आठविक राज्यों पर आक्रमण किया, सीमावर्ती राज्यों पर आक्रमण किया, इतने ज़्यादा आक्रमण किए, इतने राजाओं को पराजित किए कि अंत में इनको भारत का नेपोलियन की उपाधि दी गई। लेकिन प्रश्न बहुत जल्दी यह भी खड़ा हो जाता है कि भारत का नेपोलियन क्यों? नेपोलियन को क्यों नहीं कहा जाता है कि वो भारत का समुद्रगुप्त था? उल्टा समझिए इसको, हमारा समुद्रगुप्त हमारे वहाँ पहले होता है और नेपोलियन बाद में आता है। और ये चूँकि अंग्रेज साहित्यकारों ने बहुत सारा इतिहास, अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा, तो अंग्रेज इतिहासकारों के लिखने के कारण इतिहास में ये फॉल्ट मिली हमको, बहुत सारी उपाधियां हमको उल्टा चलनी पड़ती हैं। तो भारत को भारतीय नेपोलियन, इसको फिलहाल आपके तथ्य के लिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने विदेशी शक्तियों से संबंध स्थापित किए, शकों को हराया। मुरुंड, सिंघल, ये सब तमाम पहचाने। सिंघल यानी कि माना जाता है श्रीलंका का शासक मेघवर्मन था। इसी के सामने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए उसने मांगा था समुद्रगुप्त के सामने। समुद्रगुप्त पराक्रमांक इसका पूरा नाम लिखते हैं, समुद्रगुप्त पराक्रमांक। पराक्रमांक बड़ा नाम है, यानी पराक्रमी था। ठीक है, महान विजेता तो था ही। और इसका भारतीय नेपोलियन किसने कहा है, मैं मिस कर रहा हूँ, देखिएगा भारतीय नेपोलियन किस विद्वान ने कहा है, इसको आपके लिए हो सकता है महत्वपूर्ण थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद इसके विषय में और थोड़ा एक आध बातें लिख लीजिए। विंसेंट स्मिथ, स्मिथ कहते हैं इसको भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। V.A. स्मिथ, V.A. स्मिथ इसको भारत के नेपोलियन की संज्ञा देते हैं, विंसेंट स्मिथ। इसने अश्वमेध यज्ञ किया तो अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए, मैंने पहले ही चर्चा कर ली थी। इसने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की, यानी कि सोने के सिक्के 6 तरह के बनाए। जैसे गरुड़ प्रकार के, गरुड़ प्रकार से क्या सिद्ध होता है, कहीं ना कहीं गरुड़ पूजक चिन्ह है हिंदू धर्म का, ब्राह्मण धर्म का। धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, यानी कि सम्राट धनुष बाण लेकर खड़ा है। परश प्रकार के, अपना परश धारण किए हुए है। अश्वमेध प्रकार के, यानी कि इसने अश्वमेध यज्ञ किया होगा तो अश्वमेध प्रकार के सिक्के। इसके बाद व्याघ्र हनन माना जाता है, व्याघ्र हनन के सिक्के, तो इसने कहीं ना कहीं काठियावाड़ में शिकार किया होगा। ठीक है, गंगा घाटी की विजय भी इससे कहीं ना कहीं सिद्ध होती, इसमें लिखा है एक बार उसका। और वीणा वादन प्रकार के सिक्के, वीणा वादन 6 तरह के सिक्के चलाए। आपको मैंने बोल दिए, कभी नोट कर लीजिएगा मेरे लेक्चर से, लास्ट वाले हैं 6ठे कौन से? वीणा वादन, यानी वीणा वादन कल्चर प्रेमी था, साहित्य प्रेमी था, संगीत प्रेमी था समुद्रगुप्त। इसके बाद अगला आ जाइए, समुद्रगुप्त के बाद हम लोग अगला शासक की तरफ बढ़ते हैं और उसका नाम समुद्रगुप्त। और इसके बाद एक शासक आया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इसको बोलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट शासक रहेगा आपके लिए। लिखिए, डालिए हेडिंग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऐसे आप कर लीजिए इसको। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, इसने उपाधि ली थी। विक्रमादित्य उपाधि पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे, 14 बार शायद विक्रमादित्य की उपाधि ली है। लास्ट हेमू था जिसने उपाधि ली थी दिल्ली में। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के विषय में 3-4 बातें महत्वपूर्ण लिख लीजिए। इसका समय 375 ईस्वी से 415 ईस्वी। ये माना जाता है। एक समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के बीच एक शासक रामगुप्त आता है। रामगुप्त की हत्या करके
चंद्रगुप्त ने, रामगुप्त की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, एकदम निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं रामगुप्त की हत्या करके लगभग 380 में या 375 में ये चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासनारूढ़ होता है। समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंश का ये श्रेष्ठतम शासक माना जाता है, यानी समुद्रगुप्त को अगर श्रेष्ठ शासक माने तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी एक मजबूत शासक था। इसकी दो उपाधियां महत्वपूर्ण हैं, एक तो देवराज, उपाधियां लिख लीजिए, उपाधियां देवराज प्लस देवगुप्त, ये पूछा जा सकता है। देवराज किसकी उपाधि है? देवगुप्त उसकी, दोनों उपाधियां किसकी हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय की हैं। इसके बाद इसने वैवाहिक संबंध बनाए महत्वपूर्ण, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने शासन को इसने आगे बढ़ाया। नागवंश से किया, वाकाटक वंश हम लोगों ने पढ़ा था, दक्षिण भारत के एक राज्यों में वाकाटक वंश का एक शासक था रुद्रसेन द्वितीय, जिसकी पुस्तक बताई थी मैंने सेतुबंध। तो इसकी पुत्री थी प्रभावती, पुत्री, उसका विवाह किससे किया? वाकाटक वंश के रुद्रसेन सेकंड से। तो इसके संबंध वाकाटक, चूंकि बड़ी शक्ति थे उस समय की वाकाटक, ये वाकाटक, तो वाकाटकों से इसके शादी की इसने, तो वाकाटकों से संबंध मजबूत हुए, तो इसके बल मिला इसके राज्य को। कदम्बों से भी इसने अपनी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में एक और बात महत्वपूर्ण, एक विदेशी यात्री बहुत महत्वपूर्ण आया, फाहेयान, हम लोग चर्चा किए थे फाहेयान। तो एक तो मोटा सवाल यही पूछ लिया जाता है, फाहेयान किसके दरबार में आया था? तो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि फाहेयान हमने चंद्रगुप्त सेकंड के नीचे लिखा है। फाहेयान ये चीनी यात्री था, फाहेयान चीनी यात्री था। चीनी भाषा में फा का अर्थ होता है धर्म और हियान का अर्थ है आचार्य, यानी धर्माचार्य था ये। फाहेयान क्या था? धर्माचार्य था। जब बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार अशोक के सामने से ही होने लगा था, तो बहुत सारे विदेशी विद्वान जो थे वो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए। तो अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने के चक्कर में वो किधर चले? भारत की तरफ बढ़े। जो भारत बौद्ध धर्म का क्या था? मूल था, जन्मस्थली थी। तो ऐसे में फाहेयान भी उसी में से एक ऐसा विद्वान है जो पहला चीनी यात्री जो कि भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आता है। ये एक यात्रा से आया, उस यात्रा का भी काफ़ी उल्लेख है, इतिहास में हम लोग पढ़ा करते थे। इसके बाद इसने खूब उल्लेख किया भारत में, प्रमुख बौद्ध केंद्रों का वर्णन किया, इसने मध्य देश का वर्णन किया, इसने पाटलिपुत्र का वर्णन किया, इसने राजा का वर्णन किया, संस्कृत का अध्ययन किया। 3 वर्षों तक यहाँ रहा लगभग, ठीक है, पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक। उसने राजभवन को देखा, तो राजभवन के विषय में कथन मैंने नोट किया था इसका, इसने लिखा वो इतना, उसने यहाँ अशोक द्वारा बनवाए गए राजभवन को भी देखा था, अशोक द्वारा। इससे वह इतना अधिक प्रभावित हुआ था कि वो कहता है देवताओं ने पत्थरों को उठाकर दीवारें एवं द्वार बनवाए और उनमें सुंदर पच्चीकारी और खुदाई का ऐसा उत्कृष्ट काम किया कि संसार में किसी भी व्यक्ति का हाथ उसे करने में असमर्थ है। मगध इस समय भी धन धान्य से परिपूर्ण था, ये कहता है वो। मगधवासी बड़े सहनशील एवं उदार विचार के हैं। वे अपने पड़ोसियों के प्रति सद्भावपूर्ण व्यवहार करते हैं। धनी एवं संपन्न व्यक्तियों की तरफ से नगर में अनेक अस्पताल, अनाथालय चलवाए जाते हैं। और अस्पतालों के विषय में पाटलिपुत्र का अस्पताल आरोग्य विहार उसका नाम था। आजकल आरोग्य क्षेत्र देखिए कितना पॉपुलर है। पाटलिपुत्र के हॉस्पिटल का नाम था आरोग्य विहार। समूचे भारत में प्रसिद्ध था, जहां चिकित्सा के लिए दूर दूर से लोग आते थे। अब फाहेयान का टाइम है 399 से 414, यानी किसका समय देखे बैठ रहा है? ये इसी के समय में आ रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और फाहेयान ने बहुत सारा यहाँ यात्रा की, महायान हीन यहाँ सब देख दाख करके वापस लौट गया। वो वापस लौट के उसका फिर साहित्य आज भी हमारे काम का, उसका जो लिखा पढ़ी थी उसकी, वो आज की हमारी है। पाटलिपुत्र से उसने अपनी वापसी यात्रा आरंभ की और फिर वो एक बंदरगाह तामलुक पहुंचा। तामलुक मतलब ताम्रलिप्ति। जब कभी बंदरगाह करेंगे तो शायद आए टॉपिक। तामलुक एक जगह है, तामलुक आजकल ताम्रलिप्ति बंदरगाह। तामलुक पहुंचा और वहां से उसने समुद्र से अपनी यात्रा, तत्पश्चात लंका एवं पूर्वी द्वीपों से होता हुआ वो अपने स्वदेश लौट गया, यानी चीन लौट गया। ये हो गया इसके विषय में। इसने भी कई तरह के सिक्के चलाए चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके सिक्कों में महत्वपूर्ण सिक्का केवल लिख लीजिए जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, छत्रधारी प्रकार का है। छत्रधारी प्रकार का एक सिक्का है, उस पर लिखा है मुद्रालेख विक्रमादित्य। इसी से विक्रमादित्य की लगता है इसने उपाधि ली थी। धनुर्धारी भी इसके भी सिक्के हैं, आर्चर टाइप। और ये सिंह को मारते हुए दिखाया गया है एक जगह पर। सिंह निहंता प्रकार के सिक्के हैं, सिंह निहंता,
यानी कि क्या कर रहा है, सिंह को, सिंह निहंता प्रकार के सिक्के, सिंह को मार रहा। सिंह को मारने का मतलब क्यों मैं बता रहा हूँ इस पर, क्योंकि सिंह कहाँ होते हैं शेर, आज भी गुजरात के गिर में, काठियावाड़ में। तो इसका मतलब इसने काठियावाड़ कहीं ना कहीं इसके लिंक में था, काठियावाड़ कहीं ना कहीं इसने विजिट किया होगा या काठियावाड़ के शकों पर ये जीता होगा, तभी तो वहाँ शिकार करने पहुँचा होगा। ये मैं इसलिए आपको जोड़ना चाह रहा हूँ इससे। इसके बाद आप आ जाइए अगले शासक की तरफ, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम के विषय में एक आध बातें। एक तो इनका अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, गढ़वा अभिलेख, भीतरी अभिलेख। इसका उल्लेख स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख है, इसका नहीं, कुमारगुप्त का। मैं आपको कंफ्यूज हूँ, अभी इसको क्लियर करता हूँ। आप लिखिए कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, इनकी उपाधि लिखिए पहले। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त इनकी उपाधि थी महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त के एक्चुअली सबसे ज़्यादा अभिलेख मिलते हैं गुप्त काल में, कुमारगुप्त के सबसे ज़्यादा अभिलेख मिलते हैं। उन्हीं अभिलेखों में इनके विषय में जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त कोई मजबूत शासक नहीं थे, गुप्त काल के टूटती हुई दीवार के शासक हैं, ढहते हुए वंश के शासक थे ये। तो ये माना जाता है चंद्रगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी थी, उनसे उत्पन्न पुत्र थे। इनका एक छोटा भाई गोविंद गुप्त था, उनसे भी हुआ। कुमारगुप्त के समय हुणों का आक्रमण हुआ था एक, हुणों के आक्रमण में इनका बेटा स्कंदगुप्त, वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक है। स्कंदगुप्त ने हुणों को हराया था। स्कंदगुप्त का एक भीतरी अभिलेख है, आगे हम लोग पढ़ लेंगे, उससे पता चलता है कि उसने हुणों को हराया था। तो कुमारगुप्त के विषय में बस इतना जानिए, सर्वाधिक अभिलेख इन्हीं के प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक अभिलेख किसके प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक अभिलेख के नाम पर कुमारगुप्त। और तो इनके हाथ कुछ आया नहीं है, सर्वाधिक अभिलेख का ये लेते हैं। और एक बहुत बड़ा काम है इनका, लिख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। देखिए हम लोग जब शिक्षा करेंगे भारत की, प्राचीन भारत की, तो 3 बड़े विश्वविद्यालय हैं, तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी। इन तीनों पर डिटेल ले लेंगे, किसने कैसे क्या हुआ कहाँ। आज हम ये केवल जान लीजिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। नालंदा पर अलग से पढ़ेंगे कभी, प्राचीन भारत की शिक्षा अंतिम टॉपिक में करेंगे हम लोग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इनका गढ़वा का एक अभिलेख है, वही फेमस नाम आ रहा था मुझे, लिख लिया मैंने। गढ़वा अभिलेख, करमदंडा अभिलेख, मथुरा अभिलेख, इस तरह बहुत सारे अभिलेख हैं इनके, बंगाल से मिले बहुत सारे। इनके भी सिक्कों में अश्वमेध यज्ञ के सिक्के दिखाई देते हैं, अर्थात इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ को संपन्न किया होगा। इसके बाद अगला शासक लिखिए आप, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य नहीं, क्रमादित्य, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। बल्कि ये महत्वपूर्ण अंतिम शासक, इसके बाद केवल अंतिम शासक के लिए नाम जानिएगा और आपको जानने की जरूरत नहीं है। लास्ट है स्कंदगुप्त या क्रमादित्य, इनके आगे इनकी उपाधि मिलती है जो, वो मिलती है क्रमादित्य। स्कंदगुप्त एक नाटक है, आप कभी अगर साहित्य के प्रेमी हो हिंदी के, तो स्कंदगुप्त एक प्रसाद जी का नाटक है। श्री जयशंकर प्रसाद साहित्यकार हुए, एक बहुत अच्छे छायावाद के, उनका एक नाटक है स्कंदगुप्त। बहुत अद्भुत नाटक है, बहुत शानदार नाटक है। उन्होंने दिखाया है, उन्होंने जोड़ा तो भारत से, वर्तमान भारत उस समय जो जिस दशा में गुजर रहा था, स्वतंत्रता संघर्ष, भारत में युद्ध चल रहा था, उससे उन्होंने स्कंदगुप्त को जोड़ करके समीचीन किया है। बहुत अच्छा नाटक है स्कंदगुप्त, पढ़िएगा कभी। एक लिस्ट बनाइए जिसमें ऐसे लिखा करिए, अद्भुत पुस्तकों की सूची, या जिनको अगर पढ़ा नहीं तो ज़िंदगी बेकार, और उसमें एक लिस्ट बनाइए। मैं लिस्ट आपको बनवाता रहूँगा, मेरे पास भी एक लिस्ट बनी, मेरे गुरुजी ने बनवाई थी मुझे कभी, तो वो लिस्ट आप बनाते रहिए। वो पुस्तकें जरूर पढ़िए, वो पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको जीवन समझ में आता रहेगा बहुत कुछ। उसमें 50 पुस्तकों की लिस्ट है, शानदार लिस्ट है। चलिए आइए हम लोग करते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय हुणों का आक्रमण हुआ। एक बात, यद्यपि एक हुणों का आक्रमण कुमारगुप्त के समय नष्ट कर चुका था, लेकिन स्कंदगुप्त के सामने हुणों के जल्दी जल्दी आक्रमण हुए। हुणों के आक्रमण के कारण इसका काल फेमस है, प्रसिद्ध हुआ। दूसरा, हुणों का नेता भी एक तोरमाण आता है। हुणु नेता कौन था? तोरमाण। अगर आपसे पूछ ले तोरमाण कौन था, तो आप इतना जानिएगा कोई आक्रमणकारी थे, ये भारत पे आक्रमण करते थे। तोरमाण उनका हुणों का नेता था, इतना ही। और तोरमाण के बाद एक इसका और बड़ा फेमस लड़का हुआ, मिहिर कुल। मिहिर, 2 नाम हैं, ये हुणों के नेता हैं दोनों, मिहिर कुल। बस इतने ही 2 चीज़ें। स्कंदगुप्त का एक जूनागढ़ अभिलेख जो पहले हम लोगों ने चर्चा की थी, रुद्रदामन वाला, वही जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने भी जो सौराष्ट्र का, सौराष्ट्र का अपना राज्यपाल था पर्णदत्त, उससे कहा था कि उसको, प्रशासक था चक्रपालित, उससे कहा था सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराएं। यानी पर्णदत्त राज्यपाल था, प्रशासक चक्रपालित था, उससे कहा था उसका वहाँ पर। और स्कंद की उपाधि थी, चूँकि शकों को हराया था, तो वही जो क्रमादित्य आप पढ़ रहे हैं, इसको शक्रादित्य भी कर सकते हैं, शक्रादित्य, ठीक है, शक्रादित्य, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका जूनागढ़ अभिलेख बता ही दिया मैंने, फेमस था। इसके बाद
अंत में गुप्तों का धीरे धीरे शासक होते रहे, और अंतिम शासक आप लिख लीजिए विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। एक शासक बीच में आता है भानुगुप्त। आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं, जो सती प्रथा का पहला साक्ष्य है वो एरण अभिलेख से मिलता है, और एरण अभिलेख जो है वो भानुगुप्त के समय का है। तो वैसे भानुगुप्त का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ आप नाम जानते, लेकिन अब आप जान लीजिए भानुगुप्त एक गुप्त शासक, उसी क्रम में मरते चले जा रहे हैं, लड़के बनते चले जा रहे हैं। एरण अभिलेख, एरण अभिलेख, और इसमें पहली बार काहे का साक्ष्य है? सती प्रथा का साक्ष्य। पहला साक्ष्य जो भारत में दिखाई देता है सती प्रथा का, वो है आपका एरण अभिलेख। एरण अभिलेख से दिखाई देता है प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। और अंतिम शासक लिख लीजिए विष्णुगुप्त। अंतिम शासक था इनका विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के बाद आप अब थोड़ी बहुत और बातें महत्वपूर्ण जो कि आपके मतलब की हों, जैसे चंद्रगुप्त। एक हेडिंग अलग से डाल लीजिए, वैसे चंद्रगुप्त में भी डाल सकते थे लेकिन हम लोगों ने नहीं डाली। चंद्रगुप्त के नवरत्न। चंद्रगुप्त की, ये एक ऐसा सवाल है जो कभी भी चर्चा चलती है घरों में कि अच्छा नवरत्न की बात बताइए, नवरत्न कहाँ कहाँ हुए। तो एक तो अकबर के नवरत्न फेमस हैं, वो हम लोग अकबर के समय करेंगे, और दूसरे फेमस हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। चंद्रगुप्त, हेडिंग डाल लीजिए चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न। आप 9 नाम लिख लीजिए, और थोड़े बहुत मैं बता देता हूँ आपको क्यों किस लिए था, और फिर महत्वपूर्ण रहेंगे। सबसे पहला नाम तो इनका कालिदास का ही लिख लीजिए आप। कालिदास 1। कालिदास साहित्यकार थे, नाटक बहुत अच्छे लिखे, खंडकाव्य लिखे, संस्कृत साहित्यकार। दूसरे धन्वंतरि, चिकित्सक, आयुर्वेद और ये सब धन्वंतरि के नाम पे एक अपने वहाँ त्यौहार मनाया जाता है जो दीपावली के आसपास, धनतेरस जो होता है वो धन्वंतरि जी के नाम पर, धन्वंतरि। तीसरा, थर्ड, वराहमिहिर ज्योतिषाचार्य थे, ज्योतिषाचार्य। अमर सिंह चौथे, अमर सिंह। अमरकोश इनकी एक पुस्तक है, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने चर्चा की थी। अगले छपणक। अब इनके विषय में देखिएगा ये किसमें निपुण थे। छपणक, शंकु, बेताल भट्ट। कितने हुए? 4 ये हो गए, 2 पहले लिखवाए होंगे आपको। घटकरपर और बररुच। घटकरपर और बररुच। ऊपर कालिदास का नाम आया था, वराहमिहिर आया था, आपके 9 हो गए ये। हम लोग तो 9 याद नहीं होते थे एकदम से, तो इनका कोई कोड बनाए थे, उस कोड से याद करते रहते। कोड पर मैंने पहले भी कहा था बहुत ज़्यादा मैं फोकस नहीं करता, कोड बना करके बहुत सारा कन्फ्यूज़न कई बार क्रिएट होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में कोड बनाने से सुविधा हो जाती है। तो इसका कोई कोड बनाए थे, हमको मिल जाएगा, तो आपको कभी हम क्लास में अगले डिक्टेट कर देंगे। ये नवरत्न संभवतः माना जाता है कि उज्जैन का, जो इनकी राजधानी दूसरी बनाई थी, उज्जैन के दरबार को सुशोभित करते थे। इसके बाद आप आ जाइए इनके कुछ बातें महत्वपूर्ण प्रशासन की, इनके गुप्तकालीन संस्कृति में आ जाइए। वो तो हो ही गया गुप्त स्वर्ण युग की बात। काल्पनिक या वास्तविक? हम काल्पनिक की तरफ ज़्यादा हैं। तथाकथित राजनीतिक एकता, हिंदू पुनर्जागरण, कालिदास, भारवी, ये सब पीछे वे। एक बड़ा अच्छा वाक्य देखिए, आपको मैं सुनाता हूँ। स्वर्ण युग की अवधारणा यथार्थ पर आधारित नहीं प्रतीत होती, कम से कम जन साधारण के लिए तो नहीं है। तथाकथित राजनीतिक एकता, हिंदू पुनर्जागरण, कालिदास, भारवी, वसुबंध, देवगढ़, भीतरगांव, अजंता, बाग जैसी उपलब्धियों के पीछे वे पिसते हुए लोग हैं जिनके गीत गाने वाले के लिए कोई हरिसेण न था। हरिसेण का क्या था? प्रयाग प्रशस्ति थी। ये आपसे मिस हो गया, समुद्रगुप्त में आएगा। समुद्रगुप्त, हरिसेण एक शासक, हरिसेण एक इनका मंत्री था समुद्रगुप्त का। हरिसेण अभी संस्कृत में आ जाएगा आगे। हरिसेण के उससे बहुत कुछ मिलता है, प्रयाग प्रशस्त है, यानी हरिसेण ने प्रयाग प्रशस्त में समुद्रगुप्त का तो गा दिया, लेकिन जो लोगों ने काम किया उनके गीत गाने वाला कोई नहीं था। समुद्रगुप्त के साथ लिख लीजिए हरिसेण की प्रयाग प्रशस्ति। जहां आपने समुद्रगुप्त डाला था थोड़ी जगह पड़ी हो, हरिसेण की प्रयाग प्रशस्ति, ये फेमस है। एक आध बातें महत्वपूर्ण प्रशासन में, गुप्तकालीन प्रशासन। अब एक एक बातें, 2-2 बातों के साथ हम अपना कंक्लूड करेंगे इसको, क्योंकि बहुत समय नहीं इस लेक्चर के लिए है। प्रशासन, गुप्तकालीन प्रशासन। 1-2 विभागों के नाम जान लीजिए, महत्वपूर्ण थे जो। एक तो दंड पाशिक, पुलिस विभाग का हेड था। दंड से ही पता चल रहा है, दंड पाशिक। आगे लिख दीजिए, इसके आगे पुलिस विभाग का हेड था ये। अगला महासंध विग्रहिक में शांति एवं विदेश नीति का ये हेड था। शांति एवं विदेश नीति का
हेड। इसके बाद एक था महत्वपूर्ण कुमारा मात्य, उसमें खूब होते थे, एक वर्ग था पूरा कुमारा मात्य का, माने उच्च वर्ग जो होता था उसको कुमारा मात्य, यह राज्य के उच्च पदाधिकारियों का एक कुमारा मात्य। ये राज्य के जो उच्चाधिकारी होते थे उनके विशिष्ट वर्ग को क्या कहते थे, अथवा ये समझ लीजिए जो अधिकारी, प्रांतीय अधिकारी, राज्यपाल, ये सब होते थे, ये कहे जाते थे कुमारा मात्य। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए भूमिदान। अगला है प्रशासन में ही डालिए भूमिदान, एक हेडिंग आएगी भूमिदान, क्योंकि भूमिदान की जो शुरुआत होती है महाभारत में एक चैप्टर आता है इसके विषय में। भूमिदान की प्रथा महाकाव्य युग से ही चली आ रही है, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन आपको पहला जो अभिलेख मिलेगा वो 6ठी शताब्दी ईस्वी में मिलेगा, सातवाहनों में, 6th AD में, 6ठी शताब्दी में सातवाहनों का एक अभिलेख है जहाँ पहली बार भूमि प्रशासन, भूमि दान देने की बात की गई है। वो किसके अभिलेख में मिलेगा? सातवाहन के अभिलेख में मिलेगा। नगर प्रशासन भी था, स्थानीय प्रशासन भी था, जैसे जिले थे स्थानीय प्रशासन में, जिले तहसीलों में बटे थे, तहसीलों को उस समय वीथ कहा जाता था, जैसे आज की तहसील इसको बोलते थे वीथ ही एक शब्द था, वीथ। आज तो गली के लिए भी वीथ शब्द यूज होता है कहीं, तो ये वीथ ही आपका हो गया। वीथ के बाद तहसील जो है पेठ एक इकाई थी, जैसे आजकल गाँव का समूह है, इसको पेठ में बटा हुआ था, पेठ। और जो ग्राम से बड़ी इकाई थी वो पेठ ग्राम में विभाजित है। विषय, जिले को विषय कहते थे, जिला जो था वो विषय कहलाता था, यानी पीठ तहसील है अगर, तो ये विषय का अगला भाग है, विषय। विषय क्या था आज का? जिला। वीथ क्या थी? तहसील। आजकल के अगर इसको उससे यूज करें वो करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। सामाजिक स्थिति में गुप्त प्रशासन पर्याप्त था आपके लिए। सामाजिक संगठन देखिए, सामाजिक संगठन में कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। इस समय क्या होता है, गुप्त काल में सामाजिक आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन मिले हैं। इस समय गुप्तकालीन समाज वर्ण एवं जाति व्यवस्था पर पूरी तरह बेस हो गया था। समाज में चारों प्रमुख वर्ण जो होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका पूरी तरह से अनेक जातियां उपजातियों में विभाजित हो चुके थे। पूरी तरह से समाज जाति, उस जाति के उसमें कस गया था। गुप्त काल में दास प्रथा भी प्रचलित थी, दास प्रथा प्रचलित थी। दासों का उल्लेख आर्थिक गतिविधियों में ही नहीं बल्कि घरेलू कार्यों में भी किया जाने लगा था। नारद स्मृति इसी समय से जो उल्लेख करती है वो 15 तरह के दासों का उल्लेख करते हैं, यानी दासों के टाइप जो है वो 15 तरह के दासों का वो करते हैं। चांडालों की बस्तियों का अलग से उल्लेख होता है। स्त्रियों की अवस्था में गिरावट आई, यानी कि गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आती है। साहित्यिक स्रोतों में तो पत्नी और प्रेमिका के उसमें खूब महत्व उसका दिखाया गया है, लेकिन उनकी स्वतंत्रता जो थी वो समाप्त हो गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे उनका है, कालिदास का है, उससे आप देख सकते हैं। गणिकाओं देवदासियों का एक वर्ग हो गया था। कामसूत्र और मुद्रा राक्षस में गणिकाओं, वेश्याओं और इसमें उनका सबका खूब उल्लेख मिलता है। वात्सायन की एक महत्वपूर्ण रचना है कामसूत्र, गुप्त काल की। इसके बाद आर्थिक व्यवस्था में भूमि का तरह तरह से बंटवारा हो गया था। ठीक है, भूमि संबंधी विस्तृत व्यवस्था स्थापित हो गई थी। अमरकोश जो अमर सिंह का ग्रंथ था उसमें 12 प्रकार की भूमियों का वर्णन है, 12 प्रकार की भूमियों का वर्णन मिलता है। 12 प्रकार की, यानी ये वर्षा में कम आएगी, इसमें उपजाऊ होगी, ये बंजर होगी, इस तरह से तमाम उनका बंटवारा करते हैं वो। और बृहत संहिता में भी वर्ष में होने वाली 3 फसलों का उल्लेख मिलता है। किसान अनाज के साथ साथ पशुपालन भी करते ही थे, सामान्य बात है। वनों की हिफाजत की जाती है जहाँ से कस्तूरी, पश्चर्म, हाथीदांत, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ आदि प्राप्त की जाती होंगी। इसके बाद सांस्कृतिक प्रस्फुटन, यानी कि आपका सांस्कृतिक प्रस्फुटन जो संस्कृत है उस समय के, उसके विषय में। मिश्रित जातियों का भी खूब इस समय प्रचलन हो गया था, यानी कि जो अनुलोम विवाह थे, एक अनुलोम विवाह होते थे, जो कास्टिज्म बनाया गया, जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी उसमें अगर नीचे वाले से शादी करके तो अनुलोम विवाह था, और अगर कोई क्षत्रिय कन्या ब्राह्मण से विवाह कर, क्षत्रिय पुत्र से ब्राह्मण कन्या विवाह करती तो प्रतिलोम विवाह कहलाता था। तो जो प्रतिलोम विवाह थे और अनुलोम विवाह थे, इनसे भी तमाम जातियों को उस समय उत्पन्न होती हैं। कायस्थ, महात्तार, अस्पृश्य, तमाम दास पर ये सब चीज़ें उसमें चलती रहती हैं। नारद स्मृति जो 15 प्रकार के दास बताए थे उसमें, जैसे क्रीत खरीदा हुआ दास होता था, जुए में जीता दास, दंड स्वरूप बनाया गया दास, इस तरह। ठीक है, इसके बाद भू राजस्व व्यवस्था आपकी हो गई। विष्टि एक कर था। भूमि के प्रकार मैंने बताए 12 प्रकार की, तो उन्होंने बताई, जैसे क्षेत्र, खेत के उपयोग जो भूमि थी उसको क्षेत्र कहने लगे। वास्तु भूमि, यानी कि जो रहने के योग्य भूमि होती थी उसको वास्तु भूमि कहा जाने लगा।
गोचर चारागाह भूमि है। सिल जो भूमि जोती नहीं जाती थी। अप्रहत एक शब्द आता है, अप्रहत बिना जोती गई जंगली भूमि को कहते थे। या अप्रदा जो विवादास्पद भूमि हो। ऊसर जानते हैं आप, उर्वरा उपजाऊ भूमि थी। सादवल यानी घास का मैदान था, ये पूछ सकता है कभी आपसे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। मरु यानी रेगिस्तानी भूमि थी। पंकिल कीचड़ को कहते हैं, कीचड़ वाली भूमि। सरकावती मतलब रेतीली भूमि को कहा गया है। नदी मृतक यानी नदी से सींची जाने वाली। देवमात्रक, देव यानी वर्षा द्वारा सींची जाने वाली भूमि को देवमात्रक कहते थे। अदेवमात्रक बिना वर्षा द्वारा जहाँ फसल हो जाती थी। भूमि संबंधी तमाम नियम बनाए गए थे। उस समय भूमि की तमाम इकाइयों का भी द्रोणवाप, आढ़वाप, कुल्यावाप इस तरह की इकाइयाँ दिखाई देती हैं। वर्षा एवं सिंचाई के तमाम व्यवस्थाएं हैं। गुप्त काल में जो वराहमिहिर हैं उनकी पुस्तक का नाम है बृहत संहिता। वराहमिहिर की पुस्तक बृहत संहिता में वर्षा की संभावना और उस पर काफ़ी चर्चा की गई कि अगर वर्षा नहीं होती है तो कैसे क्या होगा। उसी समय अर्घट्ट का उल्लेख मिलता है गुप्त काल में पहली बार। ये टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है गुप्त काल के, जो वैज्ञानिक तकनीक है रहट का। अब आपसे पूछ लो रहट का आविष्कार कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए गुप्त काल में रहट का आविष्कार किया गया था। अर्घट्ट इसके लिए शब्द आया है, अर्घट्ट का उल्लेख मिलता है। ह्वेनसांग ने लिखा है सिंचाई में घटी यंत्र यानी रहट का प्रयोग। ह्वेनसांग जो हर्ष के समय बाद में आएगा। महाजनी तो चलने ही लगी थी, सूदखोरी खूब चलने लगी थी, तमाम तरह से दिया जाने लगा था। इसके बाद व्यापार वाणिज्य जो था, गुप्तकालीन सिक्कों की जहाँ तक बात है उसको गुप्त के स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा जाता था। एक शब्द आता है दीनार। तो गुप्त काल के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। दीनार में और गुप्त के जो सिक्के थे कुषाणों के सोने के सिक्कों की तुलना में घटिया किस्म के सिक्के थे। सोना कम था, सोने की मात्रा कम थी। इनका वजन 144 ग्रेन कर दिया गया था माना जाता है। व्यापार वाणिज्य में प्रगति हुई, ऐसा नहीं एकदम से कि जीरो था, लेकिन इस तरह की प्रगति नहीं हुई जैसे कि आपको मौर्यंस में जितना मजबूत दिखेगा केंद्रीकृत शासन। समझ लीजिए मौर्यों का शासन केंद्रीकृत था तो गुप्तों का शासन आप विकेंद्रीकरण की तरफ आप देखेंगे, यानी बिखरती हुई व्यवस्था की तरफ आपको दिखाई देगा। कुछ प्रमुख व्यापारिक नगर अच्छे थे। भड़ौच, विदिशा, प्रयाग, ताम्रलिप्त, मथुरा, कौशाम्बी आदि ये सब अच्छे नगर थे उस समय के। 6ठी शताब्दी में एक अलेक्जेंड्रियन भिक्षु व्यापारी है काशमास। इसकी पुस्तक है क्रिश्चियन टोपोग्राफी। इसने भारत और यूनान के बीच, भारत और यूथोपिया के बीच के व्यापार का उल्लेख किया हुआ है। यह आपका आर्थिक क्रियाकलाप से विषय में पर्याप्त बातें होंगी। इसके बाद शिक्षा साहित्य में तो हो ही गया कि गुप्तकालीन वात्स्यायन के कामसूत्र में तमाम कलाओं का उल्लेख है। गुप्त काल शिक्षा एवं साहित्य का विकास का युग था। इसके अभिलेखों में 14 प्रकार की विधाओं का उल्लेख है। और वो मैंने बताया ही था आपको, जो शैली विकसित हुई थी कुषाण के समय, गांधार, मथुरा शैली, वो मूर्तिकला में बनी रही वो शैलियाँ, और आगे चलकर विश्वविख्यात नालंदा शैक्षणिक स्तर के रूप में विश्वविख्यात हुआ। इनको दान मिलता था तमाम। महाभारत रामायण का अंतिम संकलन कब हुआ? माना जाता है पुराणों का, महाभारत का, रामायण का, ये सब अंतिम संकलन का समय गुप्त काल। यही सब पॉइंट थे जिनको उठा के स्वर्ण युग की तरफ इसको गुप्त काल को हम लोगों ने यानी इतिहासकारों ने रख दिया उठा करके। साहित्यिक उपलब्धियां आप देख चुके। इसके बाद विज्ञान तकनीक में बहुत सारी, विज्ञान में गुप्त काल में विज्ञान में बहुत प्रगति हुई। गणित एवं ज्योतिष विज्ञान, ये दो बहुत ज़्यादा गुप्त काल में इन पे काम किया गया, गणित और ज्योतिष विज्ञान पे। आर्यभट्ट को गुप्त युग का सबसे महान वैज्ञानिक कहा जाता है। उन्होंने क्या, आर्यभट्टीय ग्रंथ है, आर्यभट्ट के ग्रंथ का नाम क्या है? आर्यभट्टीय। उन्होंने क्या होता है, पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है। सोचिए आर्यभट्ट कब बता चुका था पृथ्वी गोल है? ये न्यूटन और ये सब तो अभी अभी हम लोग पढ़ने लगे ना। आर्यभट्ट बहुत पहले बता चुके थे पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। वराहमिहिर ने ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण किताब, उनके कई पुस्तकें, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक, इनमें ज्योतिष विज्ञान की महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है। धातु विज्ञान में नागार्जुन एक व्यक्ति होता है उसी समय, नागार्जुन, जिनसे मिलिंद पन्नू आपने पढ़ा था, मिलिंद उनसे होता है। नागार्जुन ने धातु रसायन और धातु विज्ञान के बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने रस चिकित्सा का आविष्कार, धातु के रसों से जो इलाज होता है बीमारियों का, बहुत सारी, जैसे हम कहते हैं शरीर में आयरन कम हो गया, तो आयरन क्या है, मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन का तत्व क्या है? आयरन। तो धातुओं का रस जो शरीर में है उस पर काम करने वाला व्यक्ति कितना रिसर्च रहा होगा, अद्भुत है, सोचने लायक है। पारा का आविष्कार इसी समय हुआ। आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरि का जन्म मैंने नवरत्नों में आपको लिखवाया ही था। धातु काल का सबसे बढ़िया नमूना चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली का लौह स्तंभ है। मिस हो गया उस समय पढ़ते समय, आप लिख लीजिए चंद्रगुप्त द्वितीय में लिखिए मेहरौली का लौह स्तंभ। मेहरौली दिल्ली में है, ये मैं देख कर आया हूँ। अब भी आप उसको देखेंगे जाके तो इतना बढ़िया पॉलिश है कि आज तक वो बारिश में वैसे ही खड़ा है और उसकी पॉलिश पर कोई जंग नहीं लगा हुआ है। वो भी एक अजीब अनोखा नमूना है, बढ़िया नमूना है लौह स्तंभ का। सिक्के मुहरे बहुत सारे उपलब्ध हुए। इस तरह से हम लोग इनको कंप्लीट करते हैं। इनका व्यापार भी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से था, उसके विषय में आपको जानने की जरूरत नहीं है।
आगे आ जाइए थोड़ा सा धार्मिक दशा पर, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट। धर्म इनका वैष्णव धर्म था, क्योंकि गरुड़ प्रकार के सिक्के हमने आपको बताया था किसके, समुद्रगुप्त के थे, तो फिर वैष्णव धर्म था। इनका राज चिन्ह क्या हो गया, गरुड़ ही हो गया। परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की और इनका शासकीय चिन्ह गरुड़ था। शैव वैष्णव का भी महत्व था, शैव धर्म को भी महत्व किया कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त ने इसको महत्व दिया। कार्तिकेय, स्कंदगुप्त के नाम कार्तिकेय शिव के पुत्र के नाम पर ही थे। कुमारगुप्त ने मयूर की आकृति वाले सिक्के चलाए, स्कंदगुप्त ने बैल की आकृति वाले सिक्के चलाए, इससे पता चलता है इनका। ठीक है, बौद्ध जैन धर्म पर भी कोई ऐसा नहीं काम होता रहा वहाँ पर। मंदिर बहुत सारे, तिगवा जबलपुर का बहुत मंदिर फेमस रहा। देवगढ़ में झांसी का मंदिर है, गुप्त काल का ही मंदिर है। मंदिर बहुत, कला और स्थापत्य में बहुत काम हुआ गुप्त काल में। स्वर्ण युग कहने के पीछे कला और स्थापत्य आधार का काम करते हैं, कला और साहित्य। गुप्तकालीन मंदिरों का प्रारंभ गर्भगृह के साथ हुआ। देवमूर्ति की स्थापना की गई, एक दालान किया गया, सभा भवन से प्रवेश होते थे, है ना। और इस तरह से तिगवा में भूमरा नागोद मध्य प्रदेश का शिव मंदिर है। भीतर गांव आपसे पूछा जाता है, भीतर गांव का मंदिर कहाँ है, कानपुर उत्तर प्रदेश। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर आपसे पूछा जा सकता है। भीतर गांव का मंदिर केवल ईंटों से निर्मित, यही इसकी विशेषता हो जाती है। बौद्ध स्तूप भी बनाए गए तमाम। ब्राह्मण गुहा मंदिर में उदयपुर का है। मूर्तिकाल की बात कर चुके। चित्रकला में एक चीज़ पॉइंट डाल दीजिए, गुप्त काल में चित्रकला, चित्रकला पर भी बहुत काम हुआ उस समय। चित्रकला में डालिए 64 कलाओं में चित्रकला भी एक थी, जो वात्सायन का कामसूत्र ग्रंथ है उसमें 64 कलाओं में एक ये भी था। गुप्त चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता और बाघ, 2 जगह से मिलते हैं। अजंता का नाम बहुत फेमस है, कोई भी बात करेंगे तो अजंता की चित्रकला आपसे पूछी जाएगी। अजंता की चित्रकला और बाघ की चित्रकला, तो आप लिख लीजिए अजंता की चित्रकला। अजंता के आगे आप डालिए अजंता, लिखिए महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला। कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। इसमें 29 गुफाओं में चित्र बने थे, 29 गुफाओं में चित्र बने थे, लेकिन अब केवल 7 गुफाओं में चित्र अवशेष रह गए हैं। अजंता की खोज माना जाता है 1819 में, यानी 1819 में, 1819 में जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। अजंता के जो चित्र हैं वो बौद्ध प्लस ब्राह्मण, बौद्ध प्लस ब्राह्मण धर्म के को शो करते हैं। एक बहुत अच्छा राजकुमारी का चित्र है, इस गुफा है इसकी, 17वीं गुफा को चित्रशाला कहा गया है। मैं उसको मिस कर रहा हूँ। मरणासन 16वीं गुफा में है, 16वीं गुफा में मरणासन राजकुमारी का एक बहुत अच्छा चित्र है। इनके चित्र अद्वितीय हैं, पॉलिश अब तक नहीं गई, जो मिट गए हो तो मिट गए, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कलर झड़ने लगे। एक मित्र ने मुझे वीडियो भेजे थे अभी लेटेस्ट, वो गए थे घूमने वहाँ पर, तो लेकिन फिर भी ये पुलकेशिन द्वितीय के समय की हैं, कुछ वाकाटक वंश के समय की कुछ हैं। वाकाटक यानी गुप्त काल से सामने हो जाएगा उसका जा करके। इसमें कई गुफाओं में आपको, जैसे पहली और दूसरी गुफा में पुलकेशिन द्वितीय एक शासक है, वहाँ का चालुक्य शासक है, वो दिखाई देता है ईरान के राजदूत से कुछ लेते हुए, उपहार लेते हुए दिखाया गया है। 16वीं में मरणासन राजकुमारी है। फिर इसके बाद डालिए बाघ चित्रकला, अजंता हो गया, बाघ चित्रकला। अजंता के चित्रों में लाल, हरा, नीला, सफ़ेद, काला एवं भूरे रंग का चित्रण किया गया है। पीला और मिश्रित रंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बाघ की चित्रकला ग्वालियर के समीप धार जिला है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर जिले में। यहाँ पर 9 गुफाएं मिली हैं। ये चित्र इसके लौकिक जीवन के चित्र हैं, यही अंतर है। मनुष्य के, मानव के लौकिक जीवन के चित्र हैं, लौकिक जीवन के चित्र हैं। साहित्य में आपको मैं करा चुका, अद्भुत है। कालिदास के नाटक, कालिदास के महाकाव्य, गीत काव्य, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम, देवी चंद्रगुप्ता, पंचतंत्र, कामसूत्र, इस तरह की बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं। विज्ञान एवं तकनीक पे आइए फटाक से, मैंने अभी रिपीट करता हूँ मैं एक बार फिर से, क्योंकि आपको याद है। आर्यभट्ट, हेडिंग डालिए, आर्यभट्ट पटना निवासी थे। ग्रंथ आर्यभट्टी बता चुका मैं। पाई का मान इन्होंने निकाला, पाई का मान 3.14 जो होता था, पहली बार आर्यभट्ट निकालते हैं। दशमलव प्रणाली का विकास किया, इनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दशमलव प्रणाली का विकास किया। पृथ्वी गोल है, धुरी पर घूमती, बता चुका मैं। भास्कर प्रथम एक वैज्ञानिक हुए, बस इतना जानिए। ब्रह्मगुप्त डालिए, और ब्रह्मगुप्त के विषय में सिर्फ ब्रह्म सिद्धांत इनकी किताब लिखी है, ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत। इन्होंने ये बताया गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है पृथ्वी में, हर चीज़ को खींचती है पृथ्वी। जो बाद में वहाँ न्यूटन ने सेब गिरते हुए देखा था। न्यूटन एक बच्चा था, एक सेब गिरा तो उसके दिमाग में अचानक से आया कि ये सेब गिर रहा, तो अर्थात पृथ्वी खींचती है हर वस्तु को। ये बात न्यूटन ने नहीं देखी थी पहले, हमारे वहाँ ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत में पहले ही बता दिया था पृथ्वी खींचती। इनका जन्म आगे लिख लीजिए, जन्मस्थान उज्जैन। वराहमिहिर के विषय में बता चुका मैं।
धन्वंतरि के विषय में बता चुका मैं। नवनीतकम उनका ग्रंथ है, याद रखिएगा, नवनीतकम, नवनीतकम। इसके बाद दर्शनों के विषय में भी खूब व्याख्या हुई। ये आपका गुप्त काल को हम लोगों ने समराइज्ड किया। आप लेक्चर 2-3 बार सुनेंगे और उसमें नोट करेंगे तो सारे तथ्य लगभग आ गए। कुछ नहीं आए होंगे, उनको आप अपनी बेसबुक से ऐड कीजिएगा, पढ़िएगा। प्रश्नमाला में फिर जारी करूंगा, उस प्रश्नमाला में कोशिश करिएगा कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना होने पाए। और इसके बाद हम लोग अंतिम लेक्चर लेंगे जिसमें शिक्षा व्यवस्था, सिक्के आदि आदि या जो टॉपिक छूट गए होंगे प्राचीन भारत के, उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।